स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अनूप स्टडी में। देखिए, हम लोगों ने पिछले वीडियो में अध्याय नंबर 4 का कुछ टॉपिक्स के बारे में बात किए थे। इस वीडियो में उस लेसन के बाकी टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसमें का आज का पहला टॉपिक है प्रतिरोधक बल। क्या है? प्रतिरोधक बल। तो समझिएगा प्रतिरोधक बल होता क्या है। ठीक है, प्रतिरोधक बल होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, यदि कोई पिंड किसी रेत जैसी कोई चीज हो, यानी भुरभुरी टाइप की, तो यदि कोई पिंड वैसी चीज पे गिरता है तो क्या होता है कि वो अंदर की तरफ धंसता है। अपने भार के कारण वो क्या होता है, अंदर की तरफ धंसता हो जाता है। और जो वो रेत होता है उस पे एक बल आरोपित करता है जो उसको अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। और वही बल जो उस पिंड को अंदर जाने से रोकता है, इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बल कहते हैं। इतना क्लियर है? ठीक है, तो आते समझाते हैं इसको बढ़िया से। जैसे देखिए, कोई पिंड है और ये रेतीली भूमि, जैसे रेतीली कोई भूमि है, इस पे क्या हो रहा है, गिर रहा है। इसका जो भार है क्या है, वो mg है। ठीक ना, इसका जो भार है क्या है, mg है। जैसे ये रेतीली भूमि पे गिरता है तो देखिए क्या होता है, ये अपने भार के कारण क्या होता है, कुछ अंदर तक इसमें क्या होता है, धंसता हुआ चला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ अंदर तक धंसता हुआ चला जाता है। और ये जो रेत होता है इस पे एक बल आरोपित करता है जो इसको अंदर जाने से क्या करता है, रोकता है। और उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिरोधक बल बोलते हैं। ठीक ना, इसी बल को, यानी ये जो अंदर जाता है, इसको जो ये रोकने का कार्य करता है अंदर जाने से, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रतिरोधक बल। आप लोगों ने धारा में पढ़ा होगा प्रतिरोध, जिसको दिखाते हैं आर से। इस प्रतिरोधक बल को भी यहाँ पे दिखाएंगे किससे, आर से। इस बल को दिखाएंगे किससे, आर से। ठीक ना, प्रतिरोधक बल को दिखाएंगे किससे, आर से। तो जैसे इसको अंदर जाने से रोकता है तो इसमें एक मंदन उत्पन्न होता है, क्या, वो ए। ठीक ना, एक मंदन उत्पन्न होता है ए। तो ये जो बल लगाता है इसको रोकने के लिए, इसका मान हम लोग न्यूटन के दूसरे नियम से लगाते हैं। और न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, F बराबर m इंटू ए। क्या होता है, F बराबर m इंटू ए। ठीक ना, तो ये जो प्रतिरोधक बल होता है, ये न्यूटन के दूसरे नियम से हम लोग इसका मान निकालते हैं कि कितना होता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, F बराबर m इंटू ए। तो इस पे बल कितना लगता है, पहले तो इसका गुरुत्व जैसे इसके भार के द्वारा इस पे वो बल लगेगा एक, और इसका जो प्रतिरोधक बल है वो दो बल लग रहे हैं ना। तो चूंकि प्रतिरोधक मान इसका ज़्यादा है, ठीक ना, क्योंकि अगर इसका भार ज़्यादा होगा तो ये तो अंदर तक धंसा हो जाएगा, जबकि इसका प्रतिरोधक बल ज़्यादा होता है जिसको इसको अंदर जाने से रोकता है। तो यहाँ से निकालते हैं तो जो F होता है वो किसके बराबर होता है, R माइनस mg के। ठीक ना, इन दोनों के, इस प्रतिरोधक बल और भार के अंतर के बराबर होता है क्या, बल। और यही क्या हो जाता है, m इंटू ए के बराबर। यहाँ से R का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, R बराबर, ये क्या जाएगा इधर आके क्या हो जाएगा, ma प्लस mg। या R का और मान निकाले तो इसमें से m कॉमन ले सकते हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस g। तो यहाँ से हम लोग प्रतिरोधक बल का मान निकाल सकते हैं इस फार्मूले से। कितने बार कि क्या हो जाएगा, R बराबर m ब्रैकेट में a प्लस g। ठीक है, इतना प्रतिरोधक मान होता है इसका। इसके फिर आगे टॉपिक है 1 किलोग्राम भार बल। ठीक ना, इसके आगे टॉपिक क्या है, 1 किलोग्राम भार बल। इतना क्लियर है ना, इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, देखिए, ये तो आज के वीडियो का पहला टॉपिक था। दूसरा है 1 किलोग्राम भार बल। 1 किलोग्राम भार बल, 1 किलोग्राम भार बल क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, 1 किलोग्राम भार बल, 1 किलोग्राम भार बल वह बल है जो पृथ्वी द्वारा
1 किलोग्राम वस्तु पर ऊर्ध्वाधर कार्य करता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए 1 किलोग्राम का कोई पिंड है, इसका भार है 1 किलोग्राम, और ये हम लोग की क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या हम लोग की पृथ्वी है। तो समझेंगे 1 किलोग्राम भार बल क्या होता है। तो जो 1 किलोग्राम भार बल वह बल होता है जिसके कारण पृथ्वी 1 किलोग्राम वस्तु को ऊर्ध्वाधर यानी लंबवत अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है, ठीक ना। 1 किलोग्राम भार के वस्तु को पृथ्वी ऊर्ध्वाधर अपनी ओर जिस बल से आकर्षित करती है, यानी जितने बल से आकर्षित करती है उसी बल को हम लोग बोलते हैं 1 किलोग्राम भार बल कहते हैं, ठीक है। इसका मान निकालें, कैसे निकलेगा। तो 1 किलोग्राम भार बल का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भार होता है W होता है वो किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, mg के बराबर होता है, यानी 1 किलोग्राम भार बल, इसी को बोल रहे, ठीक ना। तो 1 किलोग्राम भार बल कितना के बराबर हो जाएगा, m द्रव्यमान कितना है हम लोग का 1 kg, इंटू जी का मान कितना होता है 9.8, तो कितना आ जाएगा 9.8, और बल का मान तरह क्या होता है न्यूटन। तो जो हम लोग का 1 किलोग्राम भार बल का मान होता है वो कितना होता है 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। 1 किलोग्राम भार बल किसे कहते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ। 1 किलोग्राम भार बल वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी 1 किलोग्राम की वस्तु को ऊर्ध्वाधर अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। जितने बल से आकर्षित करती है उसी बल को हम लोग 1 किलोग्राम भार बल कहते हैं, और इसका मान कितना होता है 9.8 न्यूटन। जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वही जो होता है 1 किलोग्राम भार बल का भी मान होता है। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। अब इसमें आगे टॉपिक पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का नियम, ठीक है। संवेग संरक्षण का नियम, तो इसको इरेज कर देना। बस इसमें यही ध्यान रखना था कि जो 1 किलोग्राम भार बल का मान होता है वो कितना होता है 9.8 न्यूटन होता है। अब इसमें का अगला टॉपिक है क्या, संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण के नियम के बारे में पढ़ते तो संवेग के बारे में सब लोग जानते हैं ना। संवेग किसे कहते हैं, तो वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं हम लोग, संवेग बोलते हैं, ठीक है। अब संवेग संरक्षण का नियम पढ़ेंगे कि संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है। तो देखिए इस नियम के अनुसार, यानी संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार दो पिंड हो, कितने पिंड हो, दो पिंड हो। देखिए संवेग संरक्षण को समझिएगा बढ़िया से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दो पिंड हो और एक दूसरे की तरफ क्या हो रहे हो, लुढ़क रहे हो। तो जैसे ये पिंड आके आपस में टकराते हैं, ठीक है। देखिए अगला टॉपिक है संवेग संरक्षण का नियम। अब संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है इसके बारे में समझते हैं। तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि दो पिंड आपस में क्या होते हैं, टकराते हैं, तो इनमें क्या परिवर्तन होता है, क्या होता है, ये सब किसमें पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण के नियम में। तो देखिए इस नियम के अनुसार दो पिंड यदि आपस में टकराते हैं तो टक्कर से पहले इन दोनों पिंडों का संवेगों का योग टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों के संवेग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी इस समय जो इन लोग का संवेग होगा दोनों का, उसका प्लस, और इस समय जब टकरा कर और टकराने के बाद ये इधर मोशन करेगा या तो इधर मोशन करेगा, इस समय इन दोनों पिंडों का संवेगों का योग, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, ये क्या होता है, आपस में बराबर होता है। किसके अनुसार, संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार। यानी संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार यदि दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टक्कर से पहले उन दोनों पिंडों का संवेगों का योग और टक्कर के बाद उन दोनों पिंडों का संवेगों का योग आपस में क्या होता है,
बराबर होता है। यही हम लोग का क्या है, संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं थोड़ा गणितीय सूत्र के नियम से। जैसे मान लीजिए टक्कर के पहले इन दोनों पिंडों का वेग क्या हो, u1 और u2 हो, और इन दोनों पिंडों का द्रव्यमान क्या हो, m1 और m2 हो। ठीक, दोनों पिंडों का द्रव्यमान कितना है, m1 m2, और टक्कर से पहले इनका वेग क्या है, u1 और u2 है, और टक्कर के पश्चात इनका वेग क्या हो जा रहा है, टक्कर के पश्चात इनका वेग क्या हो जा रहा है, v1 और v2 हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, v1 और v2 हो जा रहा है। ठीक, तो संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार क्या है कि टक्कर से पहले दोनों पिंडों का संवेगों का योग, तो टक्कर से पहले क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2। ये टक्कर से पहले संवेग है, पहले पिंड का। मान लीजिए इसका द्रव्यमान m1 है और किस वेग से चल रहा है, u1 से। टक्कर से पहले इसका द्रव्यमान कितना है, m2 है, और ये किस वेग से चल रहा था, u2 से। ठीक ना, ये टक्कर से पहले का इनका वेग है, और ये टक्कर के बाद का वेग है। ठीक है, और द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, इसका m1 और इसका m2। तो समझिएगा, टक्कर से पहले दोनों पिंडों का संवेगों का योग क्या होता है, टक्कर के बाद पिंडों के संवेगों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये हम लोग का जो फार्मूला निकल के आएगा, यही संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि यदि दो पिंड आपस में आके टकराते हैं तो टकराने से पहले दोनों पिंडों का संवेगों का योगफल टकराने के पश्चात उन दोनों पिंडों के संवेगों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इसी में आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण के नियम में ही एक आता है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखिए सिद्धांत और नियम दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी डिफरेंस है। नियम क्या कहता है कि यदि दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराने के पहले उन दोनों पिंडों के संवेगों का योग टकराने के पश्चात दोनों पिंडों के संवेगों के योगफल के बराबर होता है। अब संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, तो यदि किसी पिंड पे कोई बाह्य बल न लगाया जाए, ठीक है, यदि कोई पिंड है इस पे कोई बाहरी बल नहीं लगाया जा रहा है, तो इसका जो अंतिम और प्रारंभिक संवेग होता है वो नियत रहता है, मतलब परिवर्तित नहीं होता है, वो नियत होता है। यही हम लोग का क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है कि यदि किसी पिंड पर किसी बाह्य बल न लगाया जाए। चलिए ये रह गया हम लोग का संवेग संरक्षण का नियम। अब आता है इसी में संवेग संरक्षण का एक सिद्धांत आता है। तो देखिए संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी पिंड पे बाहरी बल शून्य हो तो उस पिंड का प्रारंभिक और अंतिम संवेग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात उसका जो संवेग होता है वो क्या होता है, नियत होता है। यही जो हम लोग का क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत है। क्या है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसकी बस परिभाषा याद रखिए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत की बस परिभाषा याद रखिए कि संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि यदि किसी पिंड पे बाह्य बल शून्य हो तो उस पिंड का प्रारंभिक संवेग यानी m1 u1 और उसका अंतिम संवेग m2 v2, इसका जो प्रारंभिक संवेग होगा और अंतिम संवेग होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात इसका संवेग क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, अब आते हैं संवेग संरक्षण के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में समझ लेते हैं। तो इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, संवेग संरक्षण के नियम के कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो संवेग संरक्षण का सबसे पहले जो संवेग संरक्षण का नियम है वो क्या है कि जो टक्कर के पहले का संवेग है
जो टक्कर के पहले का दोनों पिंडों का संवेगों का योग टक्कर के पश्चात दोनों पिंडों के संवेग के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही संवेग संरक्षण का नियम है ना, ठीक, ये नियम है। तो इसका देखिए संवेग संरक्षण के कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट है कि यदि टक्कर के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर एक हो जाते हैं और उनका उभयनिष्ठ वेग भी हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखिए जब दोनों पिंड, ये जो दोनों पिंड हैं, ये इधर मोशन कर रहा है और ये इधर मोशन कर रहा है, जब ये टक्कर मार ले रहे हैं और संयुक्त हो जा रहे हैं, इसका पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि यदि दोनों पिंड टक्कर के पश्चात संयुक्त हो जाते हैं और इनका जो वेग है उभयनिष्ठ वेग वो भी हो जाए, तब क्या होता है, तो तब क्या हो जाएगा, जो इनका उभयनिष्ठ वेग है टक्कर के पश्चात, टक्कर का पश्चात यही वाला वेग है ना v1 और v2, यही क्या हो जाए, v हो जाए। तो क्या हो जाएगा, क्या निकलेगा इस फार्मूले से, जो m1u1 प्लस m2, उधर नहीं आएगा ना, कहाँ लिखे हम, यहाँ पे देखिए, तो जो टक्कर के पश्चात उसका उभयनिष्ठ वेग भी हो जाएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, इस फार्मूले से कौन सा फार्मूला निकल के आएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, m1 v प्लस m2 v के बराबर हो जाएगा ना। क्या कर रहा है, इसका पहला पॉइंट क्या कर रहा है कि यदि दोनों पिंड टक्कर के पश्चात, टक्कर जब हो जाते हैं और टक्कर के पश्चात संयुक्त हो जाते हैं यानी एक हो जाते हैं, तो इनका जो उभयनिष्ठ वेग है वो क्या हो जा रहा है, भी हो जा रहा है। तब संवेग संरक्षण का नियम कैसे लागू होगा, तो देखिए संवेग संरक्षण का नियम यही है ना, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। तो जो उसका टक्कर के पश्चात का संवेग है उसमें जो वेग है उसका क्या हो जा रहा है, उभयनिष्ठ वेग भी हो जा रहा है। तो u1 और v1 के जगह पे हम लोग क्या रख दे रहे हैं, भी रख दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें से भी क्या कर लीजिए, कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा m1 m2, और यहाँ से भी का मान निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2, ये हम लोग का क्या आएगा, फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो संवेग संरक्षण का नियम में एक पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट क्या है कि यदि टक्कर के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त हो जाते हैं और उनका उभयनिष्ठ वेग भी हो जाता है, तब संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार जो उसका उभयनिष्ठ वेग है वो किसके बराबर होता है, तो टक्कर के पहले पिंड का संवेग और टक्कर के पहले दूसरे पिंड का संवेगों का योग और बटा में दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का योगफल के अनुपात के बराबर हो जाता है। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। अब इसके दूसरे टॉपिक के बारे में समझते हैं कि दूसरा टॉपिक क्या कर रहा है। इतना क्लियर हुआ ना, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि पहले टॉपिक में क्या आया था, जो v का मान आया था m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। ठीक, एक ये फार्मूला निकल गया या। अब देखिए इसमें दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, दूसरी बातें क्या कह रहा है संवेग संरक्षण के नियम में कि यदि पिंड टक्कर से पहले विपरीत दिशा में समान वेग से एक दूसरे की ओर चले आ रहे हों तब क्या होता है। यानी जो पिंड हैं, ये जो दोनों पिंड हैं टक्कर से पहले ये दोनों एक दूसरे की ओर समान वेग से आ रहे हैं, यानी ये भी v वेग से आ रहा है तो ये भी v वेग से, यानी जितने वेग से ये आ रहा है उतने वेग से क्या आ रहा है, ये भी पिंड दोनों क्या जा रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। ठीक ना, विपरीत मतलब ये इधर आ रहा है तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इसी के साइड में ही आ रहा है, इसके साइड में ही आ रहा है। ठीक ना, तो यदि पिंड टक्कर से पहले विपरीत दिशा में समान वेग से एक दूसरे की ओर आ रहे हों तब जो होगा संवेग संरक्षण का नियम कैसे लागू होगा। तो इसके लिए जो फार्मूला डेरिवेट होगा, यानी जो v का मान निकल के आता है वो कितना आता है, इसी में लिख दे रहे हैं
यहाँ पे जो v का मान आता है वो आता है कितना आपका m1 u1 माइनस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। यहाँ से जो v का मान निकल के आता है वो ये आता है कि पहले पिंड का संवेग माइनस दूसरे पिंड का संवेग बटे में दोनों पिंडों के द्रव्यमानों का योगफल। ठीक है, और अब इसके तीसरे पॉइंट के बारे में समझ लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है समय संरक्षण के नियम का, कि यदि पिंड टक्कर के बाद एक दूसरे के विपरीत दिशा में समान वेग से चलते हैं तब उनका वेग क्या हो जाता है। ठीक है, यानी ये टक्कर के पहले था, टक्कर के पहले ये समान वेग से आ रहे थे। अब ये तीसरा कह रहा है कि जब टक्कर के पश्चात यानी टकरा गए हैं और टकराने के पश्चात ये इधर का मोशन कर रहा है, ये वाला पिंड जैसे ही टकराए तो कुछ दूर ऐसे भागते हैं ना, कोई बॉल आप लोग ऐसे टकराए होंगे तो टकराने के बाद कुछ दूर मतलब अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगते हैं। तो ये टकराने से पहले का था। और तीसरा नियम कर रहा है इसमें का तीसरा बातें बता रहा है कि जब पिंड टक्कर के पश्चात टक्कर के बाद समान वेग से एक दूसरे के विपरीत दिशा में, वो भी किस वेग से, समान वेग से गति करे तब उसका वेग कितना होता है v का मान तब कितना होता है, तो m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 माइनस m2 होता है। इतना क्लियर है। तब इसका मान कितना होता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 माइनस m2 होता है किसका मान, v का मान। ठीक है, तो देखिए समय संरक्षण के नियम में तीनों बातों को फिर से एक बार ध्यान देते हैं। पहली बात बता रहा है कि यदि पिंड टक्कर के पश्चात दोनों पिंड संयुक्त होकर और किसी नियत वेग यानी उसका वेग v वेग से गति करता हो यानी उसका अभिनिष्ट वेग v हो जाए तो उसका मान कितना होता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपान m1 प्लस m2। और ये कैसे निकला था, तो हम लोग निकाले थे कैसे, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर mv प्लस m1 v प्लस m2 v, यानी उसका जो अभिनिष्ट वेग था क्या हो जा रहा था, v हो जा रहा था। तो वहाँ से हम लोग v कॉमन ले रहे थे। तो कॉमन लेने के बाद क्या आया था m1 प्लस m2 इंटू v, और यहाँ से v का मान निकालने पे ये मान आया था ना, ये मान आया था। फिर दूसरा नियम क्या बोल रहा था, दूसरा नियम ये कर रहा था कि यदि पिंड टक्कर से पहले विपरीत दिशा में समान वेग से एक दूसरे की ओर चले आ रहे हों तब उसका वेग कितना था। यदि पिंड अभी टक्कर नहीं हुई इन दोनों पिंडों में और ये एक दूसरे की तरफ समान वेग से आ रहे थे तब उसका वेग कितना था। तीसरा बातें बता रहा था कि अब ये टक्कर से पहले का था दूसरी बातें। अब तीसरी बातें में ये बता रहा है कि जब पिंड टक्कर के पश्चात जैसे टकराते हैं तो फिर दूर होते हैं ना कुछ पिंड, तो ये टक्कर के पश्चात जब समान वेग से दूर हटेंगे, समान वेग से एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाएंगे तब उसका वेग कितना होगा। ये तीन बातें इस समय संरक्षण के नियम में, ये ध्यान रखिएगा। इन तीनों फार्मूलों को आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे न्यूमेरिकल लगेंगे। इतना नोट हो जाने के बाद आगे हम लोग टॉपिक देखेंगे। समय संरक्षण का नियम हो गया। अगला टॉपिक है बंदूक और गोली की गति। क्या, बंदूक और गोली की। तो देखिए बंदूक और गोली की गति, इसका अगला टॉपिक है बंदूक और गोली की गति। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे किसी बंदूक द्वारा गोली पर अत्यधिक वेग डाला जाता है, अत्यधिक वेग से गोली को फेंकती है बंदूक, तो क्या होता है गोली में एक संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली में क्या होता है, एक संवेग उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, संवेग उत्पन्न हो जाता है। और ये गोली क्या करती है कि जिस बंदूक से निकली होती है उस पर एक प्रतिक्रिया बल लगाती है। क्या लगाती है, प्रतिक्रिया बल लगाती है।
और उस प्रतिक्रिया बल के कारण क्या होता है, ये बंदूक क्या होती है, पीछे की तरफ उतने ही समय से क्या होती है, झटका देती है। क्या होती है, झटका देती है। ठीक है, चूंकि यहाँ पे जो बंदूक का द्रव्यमान है वो गोली की द्रव्यमान की तुलना में क्या है, ज्यादा है, तो इस वजह से जिस संवेग से ये आगे निकलती है तो इस पे जो बल लगाती है उसका जो हम लोग का वेग होता है वो कम महसूस होता है। ठीक है, यानी झटका जो होता है कम महसूस होता है। जितने बल से ये बाहर निकलती है उतना बल हम लोग को महसूस नहीं होता है झटके में। ठीक है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बंदूक का द्रव्यमान होता है इसकी द्रव्यमान की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। यदि हम मान लें कि m द्रव्यमान की कोई गोली है, यानी इस गोली का द्रव्यमान क्या है, m है, और किस वेग से चल रही है, u वेग से चल रही है। किस वेग से चल रही है, u वेग से चल रही है। यानी इस गोली का द्रव्यमान m है और ये u वेग से चल रही है, और ये जो बंदूक का द्रव्यमान है वो इसको मान लेते हैं क्या, कैपिटल M है, और ये जो पीछे हट रही है ये किस वेग से हट रही है, v वेग से हट रही है। ठीक है, जो बंदूक है वो किस वेग से हट रही है, पीछे v वेग से, इसका द्रव्यमान क्या है, कैपिटल M, और जो गोली है ये किस स्मॉल m की द्रव्यमान की है, और ये u वेग से क्या आ रही है, बाहर निकल रही है। तब देखिए इन चार चीजें हैं, गोली का द्रव्यमान और उसका वेग, और बंदूक की द्रव्यमान और उसके पीछे हटने का वेग, इतना दिया हो तो हम लोग का जो u है, यानी गोली किस स्पीड से निकलेगी या भी, या बंदूक कितने स्पीड से पीछे झटका देगी, इसका मान कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, संवेग संरक्षण के नियमानुसार, ठीक ना, संवेग संरक्षण के नियमानुसार क्या होगा, जो इसका संवेग होगा इसके संवेग के बराबर होगा, यानी m v बराबर क्या होगा, m u। तो यहाँ से किसी एक का भी मान निकाल सकते हैं, यानी यहाँ से v का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m u बटा में कैपिटल M। ये किसका वेग है, बंदूक के पीछे हटने का वेग है। यदि गोली का वेग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, u बराबर कैपिटल M इंटू वी अपान स्मॉल m। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी चीज़ दिया हो तो हम लोग किसी एक का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए दे दिया है कि कोई 20 ग्राम की क्या है, एक बुलेट है जो कितने वेग से चल रही है, मान लीजिए 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या हो रही है, चल रही है, और बंदूक जो है 500 ग्राम की है। बंदूक कितने की है, 500 ग्राम की है, तो बंदूक कितने वेग से क्या करेगी, पीछे की तरफ झटका देगी, यानी भी निकालना है तो इस फार्मूले में रख के निकाल सकते हैं ना। m का मान कितना दिया है, 20 ग्राम, और u का मान कितना दिया है, 5। यहाँ पे बंदूक की द्रव्यमान कितना दिया है, 500 ग्राम, कितना दिया है, 500 ग्राम। तो यहाँ से निकाल सकते हैं, ये कैंसिल होगा, 0 से 0, ये कितना हो जाएगा 10, और यहाँ से कटाएंगे तो 1/5, यानी कितना कितना आ जाएगा, 0.2। इधर नहीं दिख रहा होगा ना, कितना आ जाएगा, इसको 1/1 कितना आएगा, 5, यानी 0.2 मीटर पर सेकेंड के वेग से क्या करेगी, बंदूक पीछे की तरफ झटका देगी। इतना क्लियर है, क्लियर है ना। यानी जैसे ही किसी बंदूक से गोली निकलती है तो जिस संवेग से निकलेगी तो वो इस बंदूक पे क्या करेगी, एक प्रतिक्रिया बल लगाएगी, और बंदूक भी जिस संवेग से निकलेगी बाहर उतने ही संवेग से क्या होगी, पीछे हटेगी। लेकिन इसका द्रव्यमान चूंकि क्या होता है, इस गोली के द्रव्यमान से ज़्यादा होता है, इसलिए जो इसके पीछे हटने का जो वेग होता है वो हमें कम महसूस होता है। क्लियर है, और वो कितना होता है, जो v बराबर होता है एम यू अपान कैपिटल M, यानी m क्या है, वो गोली का द्रव्यमान है, u क्या है, गोली का वेग है, m क्या है, बंदूक का द्रव्यमान है, और v क्या है, तो बंदूक के पीछे हटने का वेग है। इतना क्लियर है। ये दो फार्मूले आप लोग याद रखिएगा या यही याद रखिएगा, ठीक ना। और इसमें से कोई भी 3 चीज़ें दी हो तो एक चीज़ें हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। इतना क्लियर है ना।
चलिए अब इसके अगला टॉपिक है लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। यानी कोई व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा हो तो वो अपने भार में क्या क्या महसूस करता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो क्या है, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का भार। तो देखिए ज़्यादातर लोग लिफ्ट में नहीं बैठे होंगे, लेकिन आप लोग मेले में चरखी आती है जो बड़ी वाली, उसमें तो ज़रूर बैठे होंगे, तो उसमें उस पर भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए उसमें क्या होता है, लिफ्ट में, लिफ्ट से नहीं हम लोग चरखे से समझते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग उस पर बैठे हैं। तो देखिए जो मेले में चरखी होती है, तो मान लीजिए अभी ये रुकी हुई है, ठीक ना, क्या है, अभी ये रुकी हुई है, ठीक है। तो इसमें जो इंसान बैठे होंगे अभी उनके भार में किसी प्रकार का अंतर नहीं होगा, ठीक ना, वो दोनों एकदम जो उन लोग का नॉर्मल भार होता है वही होगा। लेकिन जैसे ही चरखी चालू होती है, तो जैसे ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगी, तो जो इसमें बैठा व्यक्ति है, इसके पालने में जो बैठा व्यक्ति है यहाँ पे, वो उसको अपने भार में ऐसा लगेगा कि उसका भार ज़्यादा है, ठीक ना, उसके भार में अधिकता महसूस होगी। और जैसे ये यहाँ तक आता है टॉप पे, और फिर यहाँ से जैसे ही नीचे की तरफ आता है, तो इसका वजन हल्का सा लगता है, यानी इसमें लगेगा कि इसके वजन में क्या हो जा रही है, कमी हो जा रही है। तो यही सेम प्रोसेस किस में होता है, लिफ्ट में होता है। किस में होता है, लिफ्ट में। यहाँ पे चरखे पे आप लोग महसूस किए होंगे कि जैसे यहाँ से नीचे आता है लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं, अगर जैसे ही उस पालने को छोड़े तो लगता है हवा में क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, ठीक ना। तो वही सेम प्रक्रिया होती है किसमें, लिफ्ट में। क्या होती है, लिफ्ट में, ठीक ना। इसमें सिर्फ 3 ही कंडीशन आएंगे। पहला कंडीशन क्या होगा कि जब लिफ्ट क्या हो, विरामावस्था में हो, विरामावस्था में हो। तो विरामावस्था में होगी तो क्या होगा, जो विरामावस्था में होगी, यानी जब लिफ्ट विरामावस्था में होती है उस समय जो व्यक्ति का भार होता है वो प्रारंभिक, और यानी उसका जो भार होता है, तो देखिए जब लिफ्ट क्या हो, विरामावस्था में हो, तो जब लिफ्ट विरामावस्था में होती है तो जो उसमें व्यक्ति बैठा होता है उसके भार में किसी प्रकार का वो परिवर्तन अनुभव नहीं करता है, यानी उसका जो वेट होता है वो नॉर्मल होता है, ठीक ना। जो उसका वेट होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है, यानी mg होता है। क्या होता है, mg होता है। क्या होता है, पहला में जब विरामावस्था में होती है तो उसमें जो व्यक्ति बैठा होता है उसका भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, यानी उसका भार जो होता है नॉर्मल होता है। अब जैसे ही दूसरा देखिए, जैसे ही लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जाना प्रारंभ करती है तो जो उसमें बैठा इंसान होता है वो उसके भार में बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी वो अनुभव करता है कि मेरा भार क्या हो रहा है, बड़ा जैसा लग रहा है। तो इस समय जो क्या होता है, जो उसका भार है वो कैसे लगता है, बढ़ा हुआ प्रतीत होता है, यानी जो उसका भार होगा m इंटू ए के बराबर होगा। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, एम ए प्लस एम जी। यहाँ से कॉमन लेंगे m तो क्या हो जाएगा, यहाँ से m कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, r बराबर एम ए प्लस जी। यहाँ से जो उसका भार निकल के आएगा कितना आ जाएगा, m इंटू ए प्लस जी, ठीक है। कब, जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जाती है तो जो इसमें इंसान बैठा होता है उसके भार में बढ़ा हुआ क्या होता है, प्रतीत होता है, और वो कितना होता है, तो r बराबर m इंटू ए प्लस जी होता है। तीसरा देखिए क्या आता है इसमें कंडीशन, तीसरा आता है कि जब लिफ्ट ए त्वरण से क्या आती है, नीचे की तरफ आती है, यानी जैसे ही आप लोग झूले पे बैठे होते हैं तो जैसे वो नीचे आता है तो आपके भार में कमी सा महसूस होता है ना, तो वैसे लिफ्ट में जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे की तरफ आती है तो उसमें जो बैठा इंसान होता है वो महसूस करता है कि उसके भार में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और वो कमी कितनी होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भार का मान होता है वो ज़्यादा हो जाता है और जो प्रतिरोधकता बल होती है वो कम हो जाती है। वहीं किसके बराबर होता है, m इंटू ए के। तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से मान निकालेंगे तो क्या आएगा, इस r को उधर भेज देते हैं, इसको इधर ले आते हैं,
तो क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से r का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, कॉमन लेंगे तो g माइनस ए। तो यहाँ से जो व्यक्ति का भार कम महसूस होगा वो कितना होगा, m g माइनस ए। कितना होगा, m इंटू जी माइनस ए। ठीक है, और चौथी कंडीशन क्या आती है इसमें कि जो चौथी कंडीशन आती है वो क्या आती है, देखिए जो चौथी कंडीशन ये होगी कि मान लीजिए लिफ्ट की डोरी क्या हो गई, टूट गई, तो जो लिफ्ट है वो स्वतंत्रता पूर्वक क्या होती है, नीचे गिरने लगती है, जिसमें जी का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और उसमें जो बैठा इंसान है उसका भार भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। इस समय क्या होगा, उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाता है। कब, जब लिफ्ट का रस्सी टूट जाए तो वो स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने लगती है, उस समय जो हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण होता है वो शून्य हो जाता है और उसमें जो बैठा इंसान होता है उसका भार एकदम शून्य के बराबर हो जाता है। इतना क्लियर है। तो ये लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के भार की कंडीशन है कि जब लिफ्ट विरामावस्था में होती है तो उसमें बैठा इंसान के भार में किसी प्रकार का परिवर्तन अनुभव नहीं होता है। अब जैसे ही लिफ्ट क्या होती है, ये तरह से ऊपर चलने लगती है तो उसमें जो बैठा इंसान होता है वो अपने भार में बढ़ोतरी अनुभव करता है और वो भार कितना होता है, तो r माइनस एम जी बराबर एम ए। और यहाँ से r का मान निकालते हैं तो हम लोग को कितना मान निकल के आता है, यहाँ से आया है, ठीक ना, कितना मान निकल के आता है, इतना, r बराबर m इंटू ए प्लस जी। तीसरा कंडीशन क्या होती है कि जब लिफ्ट ये त्वरण से कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ आ रही है, तो उसमें जो बैठा इंसान होता है वो अपने भार में कमी महसूस होता है उसके भार में, और वो भार कितना होता है, तो यहाँ से एम जी माइनस आर बराबर एम इंटू ए, और यहाँ से आर का मान निकालते हैं तो कितना निकल के आता है, आर बराबर एम इंटू जी माइनस ए। चौथी कंडीशन क्या होती है कि यदि लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तो लिफ्ट क्या होती है, स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने लगती है, जिससे उसमें जो बैठा इंसान होता है उसका भार क्या होता है, एकदम शून्य के बराबर हो जाता है। लिफ्ट की डोरी टूटती है तो लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरने लगती है, जिससे उसमें बैठा इंसान का भार क्या होता है, एकदम शून्य के बराबर हो जाता है। यही सिर्फ 4 कंडीशनें किसकी है, लिफ्ट में खड़े व्यक्ति के भार से रिलेटेड यही 4 कंडीशन होती है। ठीक है, इतना क्लियर है। देखिए इसको एक सारणी के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक ना। लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के भार में क्या क्या अनुभव करता है उसमें बैठा व्यक्ति, उसके एक सारणी द्वारा हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। उस सारणी को देखिए आप लोग, देखिए दोस्तों, जो लिफ्ट में व्यक्ति खड़ा होता है उसके भार में कैसे कैसे परिवर्तन होता है उसको हम एक सारणी द्वारा क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक ना। तो देखिए पहला क्या होता है कि जब लिफ्ट क्या हो, विरामावस्था में हो, क्या हो, विरामावस्था में हो, उसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो क्या होता है, उस व्यक्ति का जो आभासी भार होता है, यानी जो भार महसूस करता है वो किसके भार के बराबर होता है, वास्तविक भार के बराबर होता है। यानी उसके भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, ठीक ना, उसके भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। जो आभासी भार होता है वो वास्तविक भार के बराबर होता है, ठीक ना, यानी उसके भार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। वहीं दूसरा कंडीशन क्या होता है कि जैसे लिफ्ट ए त्वरण से क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, यानी ऊपर की तरफ जाता है, तो क्या होता है कि जो आभासी भार होता है वो बड़ा सा, यानी वास्तविक भार से क्या होता है, ज्यादा होता है, वास्तविक भार से क्या होता है, ज्यादा होता है। यानी जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो जो उसमें बैठा इंसान है उसका जो भार है, आभासी भार, वो अधिक लगता है, किससे, उसके वास्तविक भार से। यानी जो उसका वास्तविक भार है वो जो महसूस करता होगा उससे क्या होगा, उसका यानी जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से क्या होता है, ज्यादा होता है। तीसरा कंडीशन क्या था कि जब लिफ्ट ए त्वरण से कहाँ आती है, नीचे आती है, कहाँ आती है, नीचे आती है, तो जो उसमें बैठा इंसान है उसका जो आभासी भार है, यानी जो वो अपने भार में अनुभव करता है वो क्या होता है, कम होता है, किससे, उसके वास्तविक
भार से। किससे? उसके वास्तविक भार से। ठीक है। और चौथी कंडीशन क्या थी? जब लिफ्ट की डोरी क्या हो जाए? टूट जाए, यानी डोरी टूट जाए तब क्या होता है? तो तब क्या होता है? जो इंसान उसमें बैठा होता है उसका जो भार होता है, यानी जो आभासी भार वो होता है, जो उसका आभासी भार होता है वो क्या हो जाता है? शून्य के बराबर हो जाता है। ठीक ना? क्या हो जाता है? शून्य के बराबर हो जाता है। इतना क्लियर है ना? तो लिफ्ट से रिलेटेड यही 4 पॉइंट हैं कि लिफ्ट विरामावस्था में हो तो क्या होता है, लिफ्ट जब ऊपर जाती है किसी तोड़ से तो क्या होता है, लिफ्ट जब किसी तोड़ से नीचे आती है तब उसमें बैठा व्यक्ति क्या अनुभव करता है, और जब लिफ्ट की डोरी टूट जाती है तब क्या होता है। इतना क्लियर है? चलिए अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक है हम लोग का घर्षण। क्या है? घर्षण।